डेमोक्रेसी का जन्म चाहे कहीं भी हुआ हो, मगर फिलहाल दुनिया का सबसे डेमोक्रेटिक देश नॉर्वे है, जो एजुकेशन, हेल्थ, लेस करप्शन और इजी लिविंग इंडेक्स में टॉप पर दिखाई पड़ता है, जहां की 25% से भी ज्यादा पॉपुलेशन मिलेनियर है। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब नॉर्वे के लोगों को 2 टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता था। मगर सोचने वाली बात है कि जिस देश में इतनी ठंड पड़ती है कि एग्रीकल्चर ना के बराबर होता है, तो वो इतना अमीर आखिर बना कैसे? पूरी जानकारी देंगे, मगर उसके लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। नॉर्वे के अमीर बनने की कहानी जानने से पहले आपको इसकी लोकेशन का पता होना चाहिए। नॉर्वे असल में नॉर्दर्न सी में स्वीडन, रूस और फिनलैंड के साथ बॉर्डर शेयर करने वाला देश है। नॉर्वे दुनिया का 5वां सबसे अमीर देश है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ की 25% पॉपुलेशन मिलेनियर है। यही नहीं, दुनिया के जितने भी इंडेक्स होते हैं उनमें नॉर्वे टॉप पोजीशन पर ही रहता है, चाहे वो हेल्थ इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स हो या फिर ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स ही क्यों ना हो। लेकिन ये तो प्रेजेंट की बात है, बट नॉर्वे की आज की सिचुएशन देखकर आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि नॉर्वे हमेशा से ही ऐसा है। असल में ये सारा कमाल नॉर्वे ने पिछली 1 सेंचुरी में ही किया है। नहीं तो पहले नॉर्वे की हालत ऐसी होती थी कि यहाँ के लोगों को 1 टाइम का खाना भी मुश्किल से मिलता था। अगर बात करें 1799 की, तो थॉमस मॉल्थस नॉर्वे के दौरे पर गए थे। वो कहते हैं कि नॉर्वे बर्फ से ढका हुआ एक ऐसा देश है जहां पर 2 टाइम का खाना मिलना भी मुश्किल है। यहाँ के लोग थोड़ी बहुत खेती करके मुश्किल से अपना गुजारा करते थे। नॉर्वे की हालत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं थी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पूरी तरह से पहाड़ी देश है, जो हर वक्त बर्फ से ढका रहता है। पहले यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम और टाउन बहुत दूर दूर थे। थॉमस कहते हैं कि लंबी रातें यहाँ के लोगों की जिंदगी को और भी दूभर बना देती हैं, क्योंकि लोगों के पास ना तो खाने के लिए कुछ होता है और ना ही उनके पास ऐसा कोई काम है जिससे वो अपनी जिंदगी चला सके। हालांकि थॉमस के इस दौरे के बाद तो नॉर्वे ने और भी बुरा टाइम देखा, क्योंकि 1800 ईस्वी के बाद तो नॉर्वे की इकोनॉमी पूरी तरह से तबाह हो गई थी और देश में कहर फैल गया था। चारों ओर बस भुखमरी और गरीबी ही दिखाई देती थी, जिसकी वजह से दुनिया को लगने लगा था कि शायद अब नॉर्वे दुनिया के मैप से गायब ही हो जाएगा या फिर हमेशा इस भुखमरी और गरीबी में घिरा रहेगा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि नॉर्वे ने बड़े बड़े देशों को भी पीछे छोड़ दिया। अगर बात करें नॉर्वे के रिसोर्स की, तो भले ही यहाँ पर एग्रीकल्चर, लैंड एंड ट्रांसपोर्ट की किल्लत थी, लेकिन यहाँ पर तेल रिजर्व के साथ साथ बहुत सारे बहुमूल्य खनिज हैं। तेल के मामले में नॉर्वे 13th नंबर का बड़ा तेल प्रोड्यूसर देश है। अब आप सोच रहे होंगे कि तेल तो और भी बहुत सारे देश प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी ना तो नॉर्वे के जितना अमीर है और ना ही खुशहाली के सभी इंडेक्स में इतना ऊपर। तो फिर नॉर्वे ने इतनी तरक्की एकदम से आखिर की कैसे? अगर बात करें वर्ल्ड की ऑयल प्रोड्यूसर कंट्रीज की, तो सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, यूएई, रूस, वेनेजुएला और लीबिया के पास दुनिया का 85% तेल रिजर्व है। लेकिन इसके बावजूद इनका कंबाइंड जीडीपी वर्ल्ड की जीडीपी का केवल 8% है और इन सभी में से कोई भी देश दुनिया की टॉप 10 रिचेस्ट कंट्रीज में नहीं आता है और ना ही ये किसी इंडेक्स में टॉप करते हैं। मगर नॉर्वे, जो दुनिया का 13वां सबसे बड़ा तेल रिजर्व रखता है, वो क्वालिटी ऑफ लिविंग के मामले में दुनिया का 4था सबसे अच्छा देश और दुनिया का 5वां सबसे अमीर देश है। इसलिए सोचने वाली बात है कि इतना तेल प्रोड्यूस करने के बाद भी बाकी सारे देश आखिर नॉर्वे की तरह रिच क्यों नहीं हो पाए। तो हम आपको बताते चलें, असल में ऑयल प्रोड्यूसर कंट्रीज पर ऑयल कर्स नाम का एक फिनोमेना लगता है, जबकि नॉर्वे ऑयल कर्स से पूरी तरह से अछूता है, जिसकी वजह है नॉर्वे सरकार की समझदारी। ऑयल कर्स, अब ये क्या है? अगर बात करें ऑयल कर्स की, तो ये तेल का ऐसा श्राप है जो ऑयल प्रोड्यूसर कंट्रीज को तबाह कर देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस देश में तेल रिजर्व मिलते हैं उनके लिए ये लॉटरी की तरह होता है, जिसकी वजह से अचानक बहुत सारा पैसा आ जाता है।
जिसका इस्तेमाल वहां की गवर्नमेंट टैक्स पेयर्स और अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए करती है, जिसके लिए वो अचानक से टैक्स रेट कम कर देते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेशुमार पैसा लगा देते हैं, जिससे लोगों को थोड़े टाइम की सुविधा तो मिलती है, लेकिन ऑयल इंडस्ट्री उस देश की बाकी सभी इंडस्ट्री पर हावी होने लगती है। हालांकि तेल को एक्सपोर्ट करने से उनकी लोकल करेंसी में तो इजाफा हो जाता है, लेकिन लोकल इंडस्ट्री सफर करने लगती है और लोकल कंपनी बंद होने लगती हैं, जिसका सबसे भयंकर परिणाम बेरोजगारी के रूप में देखने को मिलता है। ऑयल प्रोड्यूसर कंट्रीज में तेल के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में लगे लोग तो अमीर से अमीर होते जाते हैं, लेकिन लोकल इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग बेरोजगारी की चपेट में आ जाते हैं और पैसा कुछ ही लोगों के पास सेंटर्ड हो जाता है, जिससे आम आदमी में नफरत और गुस्सा बढ़ने लगता है, जो प्रोटेस्ट एंड रिवॉल्ट के रूप में देखने को मिलता है। सेम कहानी आप वेनेजुएला और लीबिया में देख ही चुके हैं। मगर अब आप सोच रहे होंगे कि जब सभी तेल प्रोड्यूसर कंट्रीज पर ऑयल कर्स लगता है तो नॉर्वे इससे अछूता कैसे रह गया? तो जैसा कि हमने अभी बताया, इसके पीछे असल में नॉर्वे गवर्नमेंट की समझदारी है। एक्चुअल में 19वीं सदी से पहले नॉर्वे की सारी इंडस्ट्रीज सी ट्रेड से चलती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि नॉर्वे के पास बेहतर कोस्ट लाइन है, जिससे टिम्बर, फिश और मिनरल्स शिप के थ्रू बाकी देशों को भेजे जाते थे। बात करें नॉर्वे की तो 19वीं के स्टार्टिंग में नॉर्वे दुनिया का सबसे बड़ा मर्चेंट फ्लीट बन चुका था। ऐसा इसलिए क्योंकि नॉर्दर्न सी का 30% से भी ज्यादा ट्रेड नॉर्वे कंट्रोल कर रहा था। इसके साथ साथ नॉर्वे ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसने पैसे को कुछ ही लोगों में सेंटर्ड होने से रोका। असल में नॉर्वे ने एक पार्लियामेंट्री सिस्टम बनाया था ताकि पूरा पैसा किसी पॉलिटिकल मैन और पार्टी के हाथ में ना जाए। इसके अलावा नॉर्वे को नेचर ने भी एक गिफ्ट दिया है, वो है पानी की प्रचुरता, जो सस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इम्पोर्टेंट है। हालांकि पहले इससे नॉर्वे की पॉपुलेशन को ज्यादा फायदा हो नहीं रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय तक नॉर्वे की 75% हाइड्रो पावर जनरेशन करने वाली कंपनियां विदेशी थी, जिसकी वजह से पॉपुलेशन को वो फायदा नहीं मिल पा रहा था जो वो डिजर्व करते थे। इसलिए नॉर्वे की सरकार ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया जिसने नॉर्वे की तकदीर को ही बदल कर रख दिया। असल में नॉर्वे की सरकार ने ये फैसला लिया कि नॉर्वे के नेचुरल रिसोर्सेज को सिर्फ नॉर्वे के लोग ही गवर्न करेंगे, जिसके लिए 1940 में नॉर्वे की सरकार ने एक बिल पास करके विदेशी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की ओनरशिप को रोक दिया। साथ ही नॉर्वे की सरकार ने अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी ध्यान देना शुरू किया। अब उन्होंने ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट स्टार्ट किया, जिससे लोकल इंडस्ट्री को बूस्ट मिल गया, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1945 से 1970 के बीच नॉर्वे की जीडीपी ग्रोथ 3.3% थी। इस दौर में दुनिया का सबसे ज्यादा टैक्स नॉर्वे में वसूला जाता था। हालांकि इस टैक्स का बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट एजुकेशन, वेलफेयर और लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए खर्च कर रही थी। 1965 में नॉर्वे में अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल ना के बराबर था। साथ ही इस टाइम तक नॉर्वे यूरोप के बाकी देशों के लगभग बराबर आ चुका था, मगर अभी भी नॉर्वे की गवर्नमेंट को कुछ कमी सी लग रही थी, क्योंकि वो नॉर्वे को दुनिया की रिचेस्ट कंट्रीज में लाना चाहते थे, जैसा कि वो आज है। लेकिन तभी 1968 में नीदरलैंड में नेचुरल गैस रिजर्व रिसीव होने की खबर आई, जिससे नॉर्वे की सरकार को लगा कि शायद नॉर्वे में भी नेचुरल गैस और तेल के रिजर्व हो सकते हैं। बस फिर क्या था, 1966 में फिलिप्स पेट्रोलियम नाम की कंपनी ने नॉर्दर्न सी में तेल की खोज के लिए ड्रिलिंग शुरू करवा दी और फिर 2 साल के हार्डवर्क के बाद आखिरकार 1969 में नॉर्थ सी के नीचे बहुत बड़े तेल रिजर्व की प्राप्ति हुई, जिससे नॉर्वे में ऑयल प्रोडक्शन दुनिया के सभी देशों से ज्यादा हो गया और ऑयल सेक्टर में हजारों जॉब्स क्रिएट हुई, जिसकी वजह से जो लोग मछली पकड़कर अपना काम चलाते थे वो पेट्रोलियम को बेचकर अमीर होने लगे। अब फिशरमैन सिटीज पेट्रोलियम पावर हाउस बन चुकी थी। देश में बाहर से डॉलर्स आना शुरू हो गए और नॉर्वे की किस्मत एकदम से चमक उठी। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो नॉर्वे में तेल की खोज की कहानी हो गई, इसमें तेल कर्ज तो आया ही नहीं, कि कैसे नॉर्वे तेल कर्ज से बचकर रिचेस्ट कंट्री में शामिल हुआ। तो थोड़ा सा इंतजार और कीजिए,
हम अभी इस बात पर आ रहे हैं। असल में नॉर्वे की सरकार पहले ही ये बिल पास कर चुकी थी कि नेचुरल रिसोर्सेज पर किसी एक पार्टी या इंसान का कंट्रोल नहीं होगा। साथ ही इससे होने वाली इनकम भी लोगों के वेलफेयर पर ही खर्च होगी। इसलिए नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि तेल और गैस से आने वाले प्रॉफिट इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन पर खर्च होने लगे। और सबसे बड़ी बात, नॉर्वे ने यूएई और सऊदी अरब की तरह टैक्स रेट कम नहीं किया, बल्कि नॉर्वे टैक्स इकट्ठा करके वापस लोगों पर ही लगाता रहा। साथ ही नॉर्वे ने बाकी तेल कंट्री की तरह बाकी की इंडस्ट्रियल सेक्टर को अवॉइड नहीं किया। इनफैक्ट बाकी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए नॉर्वेजियन सरकार ने 1990 में एक पेंशन फंड बनाया, जिसका मकसद केवल ये था कि नॉर्वे में तेल के अलावा बाकी सेक्टर की कंपनी में भी इन्वेस्ट किया जाए, जिससे तेल कंपनी के साथ साथ नॉर्वे की बाकी लोकल इंडस्ट्रीज भी बूस्ट करने लगी, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट और भी नीचे आने लगा और केवल ऑयल सेक्टर पर ही नॉर्वे डिपेंड नहीं रहा, बल्कि टिम्बर, पेपर, मेटल और दूसरे मिनरल्स की एक्सपोर्ट में भी नॉर्वे दुनिया में लीडिंग पोजीशन पर आ गया। और फिर जल्द ही नॉर्वे दुनिया के डेवलप्ड मुल्कों की लिस्ट में टॉप पर आ गया और बन बैठा दुनिया का 5वां सबसे अमीर देश। वैसे आपको क्या लगता है, अगर नॉर्वे ने भी यूएई और सऊदी अरब की तरह ही लोगों को टैक्स में छूट दी होती तो क्या नॉर्वे कभी दुनिया का 5वां सबसे अमीर देश बन पाता? अपनी राय हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।